जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। इस वीक में देखा जाए तो मार्केट जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। बहुत ही जबरदस्त किस्म की मार्केट ने परफॉर्मेंस दी है और थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन जो है मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स बैक किया। और ये आप लोगों को पता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मार्केट कि हमेशा जो है हर वक्त वो ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ा सा जिग जैग करके हमेशा इस तरह से ही मार्केट ऊपर जाती है। और ये साल अगेन इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जिस तरह से मार्केट ने पहले परफॉर्म किया है, इस दफा भी उसी तरीके से मार्केट परफॉर्म करेंगी। गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज्यादा जो ब्रोकर्स हैं वो भी अपने एंड पे 210 से ऊपर, यानी कि 2,10,000 से ऊपर ही मेजोरिटी जो है सारे ब्रोकर्स इसको देख रहे हैं। मार्केट ऑलरेडी जो है उसने बहुत जबरदस्त परफॉर्म भी कर दिया है एंड अब देखते हैं कि कितनी मार्केट आगे भी परफॉर्म करेगी। मैंने भी जो है टॉप 2026 की जो पिक्स हैं वो उसके ऊपर एक सेशन कर लिया हुआ था और उम्मीद है कि जब तक आप ये बुल्स एंड बेयर्स देख रहे होंगे तो हो सकता है कि वेबिनार भी आप लोगों को एक्सेस मिल चुका हो, सो यू कैन जस्ट चेक देम आउट। फिर उसके बाद जो है अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखा जाए तो यूएस एंड वेनेजुएला का जो मामला चल रहे हैं उसमें आप लोगों ने देखा नहीं, यूएस ने अब जो है ऑयल के ऊपर और जो रेयर मिनरल्स इन वेनेजुएला उसके ऊपर कैप्चर कर लिए, उसको कैप्चर कर लिया है और उसकी बेस के ऊपर एक बहुत बड़ा सिनेरियो ये बन रहा है कि रेयर मिनरल्स होते हैं उसके ऊपर भी काफी हद तक आजकल डिमांड है, तो वो भी यूएस के अंदर आ चुके हैं और 330 मिलियन बैरल्स जो हैं वो वेनेजुएला के अंदर पाए जाते हैं, वो उसके ऊपर भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। इस वजह से यूएस के पास एक बहुत बड़ा पोजीशन आ गई हुई है जिसकी बेस के ऊपर वो मार्केट्स को अच्छा खासा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और प्राइसिंग पावर जो है ऑयल की वो भी मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक दो अनाउंसमेंट मैं करता चलूं। क्रिप्टो का जो फंडामेंटल्स का कोर्स है जो सलमान लीड कर रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो चुकी हुई है और दूसरा जो है मेरा फॉरेक्स फंडामेंटल्स का जो कोर्स है वो हम इंशाल्लाह अप्रैल में जाके इसको स्टार्ट करेंगे, उसकी भी रजिस्ट्रेशन इस टाइम पे ओपन है। और अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग्स पे जाके यू कैन गो टू फॉरेक्स फंडामेंटल्स। इस टाइम पे आपको आई थिंक 20% का अर्ली बर्ड डिस्काउंट इस टाइम मौजूद है, तो आप लोग इसका एक्सेस ले सकते हैं और इससे फायदा भी उठा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है टॉप डेवलपमेंट्स के ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जो बुल्स एंड बीएस का जो फॉर्मेट है उसके ऊपर यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जो लोग नए नए हैं उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फॉर्मेट में हम टॉप डेवलपमेंट्स जो है जैसे मैंने अभी जिक्र किया वो मैं लीड कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद मार्केट एंड स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस फराज अपने एंड पे बता रहे होते हैं जो भी हमारी परफॉर्मेंस रही है लास्ट वीक में या पिछले एक दो महीने के अंदर। फिर उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स के ऊपर मैं अपना पूरा बताता हूँ कि क्या क्या सिनेरियो चल रहा है। फिर इसके बाद हमारी टॉप स्क्रिप्ट्स ऑफ द वीक होती हैं, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों हम डिस्कस करते हैं। फिर ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स, गोल्ड, फॉरेक्स से रिलेटेड कोई भी हमें लग रहा हो कि इस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं तो मैं भी और फराज अपने एंड पे हम दोनों अपनी इनपुट्स देते हैं। एंड लास्ट जो है क्रिप्टो के ऊपर सलमान जो है वो फंडामेंटल अपने अप्रोच बताता है और फराज उसके ऊपर कोई भी टेक्निकल सेटअप अगर बन रहा होता है तो वो अपने एंड पे बता रहा होता है। चलें अब चलते हैं फराज भाई की तरफ। जी फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू देता हूँ। जी वालेकुम सलाम अमार, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। सबसे पहले बड़ा अच्छा हमारे साल की शुरुआत हुई है, ना सिर्फ हमारी पीएसएक्स में बल्कि ग्लोबल मार्केट में। जो बुल्स एंड बियर्स का लास्ट शो था उसमें जितनी चीज़ें बताई गई वो 100% विन रेट के साथ रही हैं। चाहे आप फॉरेक्स की बात करें, ग्लोबल स्टॉक्स की बात करें, गोल्ड की बात करें या आप लोग क्रिप्टो की बात करें, पीएसएक्स के अलावा भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हुई गई हैं। एक दफ़ा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं जो हाइलाइट्स रही हमारी लास्ट वीक की। सबसे पहले एफएफएल, ये इसकी सजेशन थी 20.7 पे बाय करें, वहीं पे आया और उसके बाद इस टाइम जो है वो TP2 के करीब था, 22.4 के करीब। इसके जो सेकंड टारगेट्स हैं वो 22.80 के हैं। फर्दर ये ब्रेक करेगा तो रैली करना शुरू कर देगा उसके बाद भी। सर्ले के बारे में बताया था 126 के ऊपर, इसका जो फर्स्ट टारगेट था वो 136 का था, वो जाके इजीली हिट कर गया है। कुछ अर्सा पहले हमने आदम जी इंश्योरेंस के ऊपर बात की थी, 80 रुपीज़ पे था और जो हमारे फर्स्ट टारगेट्स थे वो 90 के थे और 92 के थे। और उसके बाद देखिए ये सीधी कंसोलिडेशन के बाद पैराबोलिक मूव आई है और इस टाइम ये 110 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एयरलिंक का भी बताया गया था जब 170 पे था कि सजेशन ये थी कि 164 पे आए तो बाय कीजिएगा। फिर हमारे टारगेट्स 187 और 192 के थे। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, पहले तो सपोर्ट जोन पे आया फिर वहीं से बाय कर हुआ और जो हमारे सेकंड टारगेट्स थे उसको जाके हिट करके गया। जैसे मैं अभी कह रहा था आप लोगों को कि फॉरेक्स के भी बहुत अच्छे हमारे जो एनालिसिस रहे, बहुत बेहतरीन रहे। यहाँ पे हमने शॉर्ट की सजेशन दी थी कि जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो इसको शॉर्ट कर दीजिएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर आप लॉन्ग करेंगे और यूरो को शॉर्ट करेंगे। तो ये मतलब हुआ इसका, सीधा नीचे जाके उन टारगेट्स पे हिट कर गया। गोल्ड की सजेशन अगेन यही थी, यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था और ये कहा था कि जब भी नीचे आएगा 43-40 पे
4320 पे बाय कीजिएगा। ये आपका एसएल है, इसके फर्स्ट टारगेट 4450 के हैं और सेकंड 45 के हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, पहले नीचे आया और फिर उसके बाद उसने जाके इन्हीं टारगेट्स को हिट किया। अभी सेकंड टारगेट के लिए इंटैक्ट है, इसके ऊपर हम आगे चल के बात करते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ है नैस के ऊपर कि दो सजेशंस थी, ये तो ब्रेक करेगा, इससे ऊपर बाय कीजिएगा, या फिर इस बाय जोन में आए तो बाय करें और फिर टारगेट्स ये रखेंगे और उसके बाद फिर ये उसी तरीके से प्ले हुआ, एग्जैक्टली उसी बाय जोन पे आया और वहाँ से बढ़ता हुआ ये वाला जो रेजिस्टेंस मार्क की हुई थी उसको जाके इसने टेस्ट किया। पंप यूएसडीटी क्रिप्टो के ऊपर ये लास्ट टाइम बताया था, इसके दोनों टारगेट्स हिट हो गए, बहुत ज़बरदस्त इसकी रैली रही। इसी तरीके से सबसे अच्छी बात फिल की थी, और ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था जिस टाइम हमने रिकॉर्ड कर रहे थे शो लास्ट फ्राइडे को, तो उसी टाइम हमने रियल टाइम कॉल अपनी कम्युनिटी में दे दी थी और ये बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया। कम्युनिटी का फ़ायदा मैं बता दूँ आप लोगों को, हमने अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे जिस टाइम हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे थे उसी टाइम पे हमने यहाँ पे कॉल दे दी थी, रियल टाइम कॉल मिल गई थी इन सबको, और इसके ऊपर हमारी पूरी कम्युनिटी में बहुत अच्छे पैसे बने। और ये मैं बता दूं आप लोगों को, ये दुनिया की वाहिद कम्युनिटी है जिसके ऊपर PSX, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ग्लोबल स्टॉक्स, कमोडिटीज़, गोल्ड, इन सब के ऊपर काम हो रहा होता है। यहाँ पे देखते जाइएगा, रियल टाइम कॉल का ये फ़ायदा होगा, और इसमें पूरी हमारी इस कम्युनिटी में इतनी एक्टिविटी है कि चाहे आप फंडेड अकाउंट्स कर रहे हो, प्रॉफर्म्स कर रहे हो, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पास हो रहे होते हैं। और इसी तरीके से जो फिल की ट्रेड थी, यहाँ पे हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशंस चल रहे हैं, लाइव सेशंस चल रहे हैं, इतनी एक्टिविटी हो रही होती है हमारी इस कम्युनिटी में कि आप सिर्फ अगर इसी को फॉलो कर रहे हो तो आप डेफिनेटली ये देखिएगा यहाँ पे अपने प्रॉफिट शेयर किए हुए हैं PSX के, फिर नीचे फॉरेक्स के चार्ट्स आ रहे हैं, उसकी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम फिल की, ये देखिएगा 399% गेन, इसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की राइड थी, $86 की गेन एक ही कॉल के ऊपर, 147% की फिल की गेन्स, फिर यहाँ पे अकाउंट पास किया हुआ है, फिर अगेन 83% की गेन। सो ये होता है कि जब आप लोग 79% की गेन, सो ये फ़ायदा होता है जब आप ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं कि जहाँ पे आपको रियल टाइम एनालिसिस के साथ साथ आपको आइडिया होगा, पता होगा कि भाई जो आपके मेंटोर्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं, क्या रिस्क रखना है, क्या रिवॉर्ड रखना है, और आप इंस्टेंटली जाके बाय कर लेते हैं। अब ये यूट्यूब के ऊपर तो हमेशा थोड़ा सा डिलेड या लेट अपलोड होता है, लेकिन अगर हमारे शो में रियल टाइम कॉल्स चल रही होती हैं तो हम अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में, अलमनाई में अपने स्टूडेंट्स को पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं। तो ये एडवांटेज है इस कम्युनिटी का, और यहाँ पे सब कुछ ही चल रहा होता है जैसे मैंने अभी दिखाया, बेतहाशा सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, प्रॉफर्म्स पास हो रहे हैं, इतना कुछ चल रहा है यहाँ पे। सो इसको मैं कवर करने बैठा आधा घंटा इसी में लग जाएगा। सो बैक टू अमार जी। अमार, अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेज ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। चलें, परफेक्ट हो गया। और ये स्टोरीज अगेन, इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी, तो जब भी आपके पास क्रिप्टो का कोर्स खुलता है या पे आपके रजिस्ट्रेशन ओपन होती हैं, तो यू कैन बिकम पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी एज वेल। अच्छा, अब चलते हैं हमारी जो फंडामेंटल्स के ऊपर, जो हमारी डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो लास्ट वीक की कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये आप लोग अगेन अपने एंड पे इसको पॉज करके खुद से देख लीजिएगा। तो मैं बाकी की इस दफा की जो वीक की है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो इस वीक जो है सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट जो है वो तकरीबन हमारा $19 बिलियन ज्यादा हो गया है, विच इज अ लिटिल बिट कंसर्निंग, क्योंकि हम इंपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा कर रहे हैं, जो अगेन सेंट्रल बैंक इसको काफी हद तक नोट भी कर रही है, और इसी वजह से जो है इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया था उन्होंने, उसको बरकरार रखा था कि इस चीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहे हर कंपनी के ऊपर कि वो इंपोर्ट ज्यादा ना करे, एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। उसके बाद जो है यूरिया सेल्स जो है तकरीबन हमारी ऑल टाइम हाई पे चली गई हुई है। ये भी अगेन दिस इज अ वेरी गुड साइन। पिछले से अभी आप लोगों के सामने मैंने FFC के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस भी किया है, आप लोग जाके समाई यूट्यूब के ऊपर उसको देख सकते हैं।
उसके अंदर भी मैंने यही बात की है कि आज से 2 महीने पहले अक्टूबर का जब डाटा आया था तो ये एक्सपेक्टेशन ये थी कि इन्वेंट्री इनके पास बहुत ज्यादा पाइलअप होगी भी है, तो वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट से ये अपील करें कि इसको एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, दो काम हो सकते थे, या एक्सपोर्ट कर देते या फिर उसकी प्राइसेस कम करके अगेन उसको सेल कर देते। तो खैर ई फर्टिलाइजर ने तो इसकी प्राइसेस कम करके उसको सेल कर दिया, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो टोटल इन्वेंट्री थी वो काफी हद तक कम भी हुई। एफएफसी ने जो है बगैर कम किए ही मेरे ख्याल से उसकी अच्छी खासी उनकी इन्वेंट्री निकल गई थी, और अभी भी यही नजर आ रहा है कि यूरिया की सेल्स जो है वो आपकी काफी हद तक अच्छी जा रही है। उसके बाद सीमेंट की जो लोकल डिस्पैचेस हैं वो तकरीबन 6% तक ऊपर जा चुकी हैं, विच इज अगेन गुड। ऑलरेडी मैं बताता आ रहा हूं कि आप लोगों के जो लोकल डिमांड है वो अब काफी हद तक बढ़ना शुरू होगी है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे आपके लोकल डिस्पैचेस ज्यादा बढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं स्टार्टअप फंडिंग जो है राइजेस टू 36.6 मिलियन इन 2025, बिलो पीक। ऑल्दो ये बड़ा है पिछले साल की निस्बत, लेकिन जो हमारा पीक रहा था वो जो कोविड के बाद से जो हमारी ईयर्स थे उस टाइम पे हमारी काफी अच्छी एक स्टार्टअप की फंडिंग हुई थी, उससे निस्बतन कम है। तो मैंने खैर यहाँ पे न्यूट्रल इसको प्रोग्रेस में दे दिया है। बढ़ना चाहिए आगे। पाकिस्तान जो है काफी अच्छे हालात भी रह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल डोमेन के अंदर भी हमारी सिचुएशन जो है वो काफी हद तक बेहतर रह रही है। सो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि यहाँ से स्टार्टअप जो है काफी अच्छे बनेंगे और उसको फंडिंग भी इंशाल्लाह अच्छी मिलती रहेगी। फिर उसके बाद चलते हैं ऑयल ट्रेड साइडवेज अमिड वेनेजुएला टर्मोइल एंड एम्पल सप्लाई। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया कि यूएस एंड वेनेजुएला का जो मामला चल रहे हैं उसकी बेस के ऊपर ऑयल के ऊपर एक स्टैग्नेंट सिचुएशन रहेगी, क्योंकि अब ऑयल जो है वो एक ज्यादा सप्लाई हो चुकी है, क्योंकि यूएस के पास भी वो ऑयल आएगा और यूएस जो है वो किसी भी पॉइंट पे इसको अब कंट्रोल वाली साइड पे कर सकता है, या उसमें थोड़ा बहुत उसका जो प्रेशर होगा वो लाजमी होगा। फिर उसके बाद चलते हैं सर्विसेज एक्सपोर्ट राइज 17% इन जुलाई टू नवंबर पीरियड, विच इज अ गुड साइन। या आपकी जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। M2 मनी सप्लाई जम्प्स 820 बिलियन इन 1 वीक। तो ये आप देख रहे हैं कि मनी सप्लाई जो है वो इंटरनेशनली भी बढ़ती है, बट M2 जो है ये ज्यादा बढ़ने का वजह ये होती है कि आपकी करेंसी जो थोड़ी सी डेप्रिशिएट उस बेस पे कर तो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी करेंसी के अलावा जो लोग किसी और जगह पे ज्यादा पैसा डालने की कोशिश करते हैं, यानी कि इक्विटीज में पैसा आएगा, आपकी डिफरेंट जगहों पे पैसा आएगा, तो लिक्विडिटी जब ज्यादा बढ़ती है तो वो हमेशा हमारी मार्केट के लिए अच्छी होती है। इसके बाद मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2026 अनवील्ड। तो इसमें काफी हद तक फायदे भी दिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है कि हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो जाए मोबाइल फोन्स की, लैपटॉप्स वगैरह की, वो हमारे लिए बेहतर है और इससे इंपोर्ट बिल जो है वो काफी हद तक कम होता है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने इंसेंटिव ये भी दिए हैं कि अगर आप कुछ इसको मजीद एक्सपोर्ट करते हो, यहाँ से बना के और भी एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर भी हम आगे रिलीफ देंगे। खैर इसके ऊपर मैं जब भी कभी एयरलिंक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मैं लाजमी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अगेन वेरी गुड साइन, और इस तरह की पॉलिसीज जो है वो पाकिस्तान के लिए काफी हद तक बेहतर साबित होती है। फिर इसके बाद चलते हैं फ्रीलांसिंग सेक्टर रिकॉर्ड्स 91% ग्रोथ, विच इज अ गुड साइन। और पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल से 3rd नंबर पे अब आता है इन फ्रीलांसिंग। चूंकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हालात थोड़े से हमें बुरे लगते हैं जिसपे अर्निंग्स लोगों की कम होती है, तो फ्रीलांसर्स अभी अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं। तो अगर यूएस से, कनाडा से या किसी और कंट्री से या यूरोप से उनको ऑर्डर मिलते हैं तो वो निस्बतन हमारी जो यहाँ पे सैलरीज हैं उससे ज्यादा होती है। सो आई विल हाईली सजेस्ट कि लोग अपनी स्किल्स के ऊपर भी काम करें और फ्रीलांसिंग की तरफ भी आप लोग आ सकते हो। एज अ फुल टाइम ना करो तो पार्ट टाइम कम से कम स्टार्ट करें ताकि आपकी अर्निंग्स ज्यादा ग्रो करें। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस टू बिगिन विद जेपको एंड फेस्को। तो ये अगेन मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जो हमारी प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुई है जिसमें पीआईए कैसे हमने आगाज किया था, यही चीज हमारी अब डिस्कोर्स में जाएगी। और ये अच्छी बात है कि हम जितनी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करेंगे, चाहे वो हमारे ऑयल सेक्टर है, ये हमारे लिए काफी तक बेहतर होगा। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिस्कस JF-17 जेट्स फॉर लोन्स डील। तो ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज आजकल आ रही है, बल्कि हमारे जो मिनिस्टर है उन्होंने भी ये कह दिया कि जितने ऑर्डर हमें आ रहे हैं तो हो सकता है हम IMF के पास ही जाना हमें जरूरत ना पड़े। खैर ये मेरे ख्याल से मुश्किल ही लग रहा है, बट सिनेरियो ये है कि फिर भी ये एक अच्छा साइन है कि सऊदी अरब ने हमें लोन दिया हुआ था और वो ये कह रहे हैं कि हमें लोन के बजाय आप JF-17 के जो जेट्स हैं उसके अंदर हमारे साथ डील कर ले। ठीक है, विच इज अगेन गुड फॉर। फिर उसके बाद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फॉल अक्रॉस यूरोप, यूएस एंड यूके मार्केट। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। थोड़ी सी टेक्सटाइल हिट हो रही है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इस चीज पे फोकस करवा रहे हैं कि इसके एक्सपोर्ट के ऊपर कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी लाई जाए। PTCL ग्रुप इंजेक्ट्स 15 बिलियन कैपिटल इनटू यू बैंक। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि PTCL के काफी मर्जर भी हुआ, टेलीनॉर को इन्होंने एक्वायर भी किया और इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी नजर आई। अब जाहिर सी बात है, जब पैसा इन्होंने चाहे कर्जा लेके जिस तरह से भी किया, सब्सक्राइबर इनके पास ज्यादा आ गए, अब उसमें पैसे इंजेक्ट करेंगे, थोड़ा सा उसको डेवलप करेंगे
तो तभी सारी चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, उसके बाद पीपीएल टल ब्लॉक वेल यील्ड्स 1.58 SC FD गैस इन क्वाड, तो विच इज अ गुड साइन। अगेन पीपीएल जो है मेरी टॉप 26 में मैंने इसको डाला भी है, और इसकी वजह ये भी है कि एक्सप्लोरेशन इनकी काफी हद तक बेहतर हुई है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। वैसे ओजीडीसी भी कर रहा है, बट इससे अगेन इनके अर्निंग्स के अंदर अच्छा इजाफा होगा। ओमोडा एंड जाइको अनाउंस न्यू ईयर ऑफर फॉर JSSHS, तो ये अगेन आप देख रहे हैं कि ये गाड़ियां जो है निषाद, अब कंपटीशन बढ़ने लगा, तो निषाद पावर जो है अगेन ये 2026 के अंदर मैंने पिक भी आप लोगों को दे दी है। ये अगेन आप देखो पावर कंपनीज हैं, बट अगेन इनका 33% जो है स्टेक है इन नेक्स्ट जेन ऑटो के अंदर, जो कि बेसिकली ये जाइको की गाड़ियां जो है यहाँ पे मंगवाने के उनका काम है, और उसकी बेस के ऊपर जब वहां पे अर्निंग्स आएंगी तो उनका डिविडेंड्स वगैरह भी इस कंपनी को आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं SLGL ट्रैक्स एंटर्स डिजिटल लेंडिंग थ्रू फिनटेक IP एक्विजिशन डील। सो ये अगेन SLGL भी एक अच्छी कंपनी है, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहो तो रख सकते हैं। सो इन्होंने डिजिटल लेंडिंग के ऊपर काम किया, काफी अच्छा कंपनी अच्छा भी काम कर रही है, काफी ऑलरेडी परफॉर्मेंस भी इसकी होगी। सो दिस इज द डेवलपमेंट फ्रॉम दिस वीक। और चलें फिर वापस चलते हैं, और जी फराज भाई आपके एंड से जो मार्केट के ऊपर आप थोड़ा सा आउटलुक दे दो। GMR 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं, और मेरे टेबल पे पॉइंट्स टेबल पे वही पॉइंट्स हैं जो लास्ट वीक थे, एक दफ़ा इसको ब्रीफली रिव्यू कर लेते हैं। हायर हाइज एंड हायर लोज, ये बाय डेफिनेशन मार्केट आपकी स्टिल ट्रेंड कर रही है। अभी आपका हायर हाई प्रिंट हुआ है जो 187,690 का था, और उसके बाद हो सकता है अभी ये हायर लो लगाने थोड़ा सा नीचे आ जाए। सो स्टिल मार्केट जो है वो ट्रेंड कर रही है, और अगेन ये जो सीधी पैराबोलिक मूव थी ये सिंपल आपकी एक स्ट्रेट मूव है। सो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है कि ये टॉप है तो मैं मार्केट से प्रॉफिट टेकिंग कर लूँ, एग्जिट कर जाऊँ। अभी मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम है, पोटेंशियल है मार्केट में। इसके बाद यहाँ पे हम आज डिस्कस कर लेते हैं एक और चीज़ को, कि आप लोग अगर परेशान हो रहे हैं या आप लोगों को डर लग रहा है तो ये करें कि एक बेंचमार्क या अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर लें इंडेक्स के ऊपर, जो इस टाइम बनेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 13 की वैल्यू के साथ। उसकी रीज़न ये है कि जब जब पैराबोलिक मूव आई है, जैसे यहाँ पे थी, यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे टेस्ट हुआ, जब भी ये स्ट्रेट लाइन में सीधी आपका इंडेक्स चल रहा होता है तो ये एज अ सपोर्ट एक्ट करता है, और बहुत अच्छी सपोर्ट एक्ट करता है। सो इस टाइम ये 179,696 का है, ये मंडे ट्यूसडे को और बढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सो जैसे ही इसको टेस्ट करें तो ये समझेंगे करेक्शंस कंप्लीट हो गई और दोबारा से नई रैली बन जाएगी। सो अभी जो भी इसके दरमियान प्राइस और इसके दरमियान का गैप है ये जल्दी फिल हो जाएगा। सो ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। जिस दिन इसके नीचे कहीं आके क्लोज होगी फिर वो थोड़ा बहुत अलार्मिंग है, तो जब होगी तो उस टाइम इन्फॉर्म कर देंगे। बहरहाल फ़िलहाल अभी तक मार्केट आपकी अच्छी खासी बुलिश है और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जनवरी बुलिश मंथ है, हम पहले ही बता चुके थे। सो अभी तक ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। किलिंगर बुलिश की सिग्निफिकेंस पिछले 2 एपिसोड्स में जाके देखिएगा, वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से इसको हाईलाइट करता हुआ आ रहा हूँ कि पहले तो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद क्रॉसओवर होगा, क्रॉसओवर के बाद 9 वीक्स की कंसेक्यूटिव तेज़ी होगी। अभी हम 5वें हफ्ते में, तो इसका मतलब है अभी भी 4 हफ्ते आपके कम अज़ कम और हैं। वीकली RSI डाइवर्जेंस काफ़ी टाइम से है, जो कि इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही इसको। सो ओवरऑल आपके बुलिश के पॉइंट्स ज़्यादा हैं, बेरिश के कम हैं। आसान लफ्ज़ों में मार्केट जब भी नीचे आए, रेड हो, करेक्शंस में आए, सो वो अगेन वैल्यू बाइंग या बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये मार्केट का भी टॉप नहीं है, तो घबराने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जी अमार। चलिए परफेक्ट हो गया। अच्छा अब चलते हैं, हमारी जो रेशियो ऑफ द वीक है हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इस दफ़ा जो हमारी रेशियो ऑफ द वीक होगी दैट इज कैश पर शेयर, और ये बड़ा आसान है, नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि कैश जितना कंपनी के पास अवेलेबल होता है उसको डिवाइड कर देते हैं आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर के साथ। ठीक है, सो कैश पर शेयर मेजर्स द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अ कंपनी होल्ड्स फॉर ईच आउटस्टैंडिंग शेयर्स। It shows how much actual cash backing there is per share independent of profits or asset devaluation. ठीक है, higher cash per share, strong liquidity position on a per share basis. Company has greater financial flexibility to fund operations, dividends or investments, provide downside protection and balance sheet strength. ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए बेहतर है, कंपनी के लिए मसला मसाइल नहीं होंगे। ठीक है, लोअर कैश पर शेयर क्या है कि लिमिटेड कैश बफर पर शेयर, यानी कि आपके पास कैश कम पड़ा हुआ है। कंपनी में रिलाई मोर ऑन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, यानी कि अगर आपके पास कैश कम होता है फिर क्या करते हैं कंपनी, बैंक से लोन लिया तो उससे फिर अपने मामला वगैरह चला रहे होते हैं। कुड इंडिकेट टाइटर लिक्विडिटी और हायर फाइनेंशियल रिस्क ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। कैश पर शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कैश जो आपके पास अवेलेबल है प्लस कैश इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, सो ये जो कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं ये भी आपको अपने एंड पे कंसीडर करना होता है
कि ये कैश इक्विवेलेंट्स जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो बैंक के अंदर भी आपने पैसे रखे होते हैं, तो उसको भी किसी भी टाइम आप लिक्विडेट जल्दी से जल्दी आप कर लो तो उसको हम कह सकते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। सो ये फिर आपके टोटल कैश के अंदर इसमें भी शामिल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि इसको आप किस तरीके से अपने एंड पे देख सकते हैं। ये अगेन हमारे सरमाया के ऊपर हम अपने एंड पे काम कर रहे होते हैं। ये अभी आप लोगों को जो लोग इसकी जो सब्सक्रिप्शन भी ली हुई है, अभी आपको ये स्कोर अवेलेबल नहीं होगा। ये मेरे एंड पे मुझे सिर्फ नजर आ रहा है। ये देखें सरमाया स्कोर भी हमने जो मेरा मॉडल का स्कोर है वो भी अब यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया है। इंट्रिंसिक वैल्यूज अभी ये गलत है थोड़ी सी, ये वैल्यूज पे ऊपर जब काम होगा फिर आपको ये भी नजर आएगा। और इस तरह से स्नोफ्लेक एनालिसिस ये भी होता है, ये भी खैर ये रैंडम नंबर है, लेकिन इस तरीके से आप लोगों को नजर आएगा जिसमें डिविडेंड्स है, एफिशिएंसी होगी, ग्रोथ होगी, ये सारी आपको चीजें इस तरह से नजर आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाएं तो एक जगह तो हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी के फैक्टर्स के अंदर ये मैंने अपने जो एनालिसिस करके दिखाया था उसमें भी दिखाया था। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कैश पर शेयर, ऑल्दो पार्क इलेक्ट्रॉन के पास निस्बतन थोड़े से कम है, बट दिस इज हाउ यू कैन लुक। कैश पर शेयर आपको नजर आ रहा है पिछले सालों में निस्बतन थोड़ा सा ज्यादा था, और ये खैर हमारा अपना एजेंडा होता है जिसके मुताबिक हम देख रहे होते हैं ये गुड है या बैड है। खैर ये यहाँ पे फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज नजर आ रही होगी, लेकिन आप लोगों को जिनको नहीं नजर आ रहा वो आपको यहाँ पे भी ये चीज डिटेल में नजर आ सकती है। दिस इज वेयर जहां पे आप इसको कैश फ्लो पर शेयर को देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको ये वैल्यू नजर आएगी। और कैश पर शेयर कर वहां पे नजर आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों को शायद ये चीज हमने ऐड नहीं की हुई, बट ये भी अगेन अगर जिस टाइम पे भी टाइम मिलेगा हम ऐड करवा देंगे, ठीक है। सो दिस इज कैश पर शेयर। और अगर यहाँ से नहीं देखना तो आप बैलेंस शीट के ऊपर भी एक अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास टोटल ऊपर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे अवेलेबल होता है। 2141 को आप सिंपल क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 856 से डिवाइड करेंगे, तभी आपको कैश पर शेयर मिल जाएगा। जी बैक टू फ्रांस, टॉपिक्स को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर है, लेकिन आज भी जब भी क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी भी नीचे जाती है सबसे ज्यादा लॉसेस करने वाला मुल्क सरे फहरिस्त पाकिस्तान है। इससे ये समझ आती है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पैसे बनाने का तरीका भी नहीं पता। सो हम लेकर आ रहे हैं सरमाया के ऊपर क्रिप्टो फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। सो आज ही सरमाया की ट्रेनिंग लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी, हमारी जो फर्स्ट वीक है इस वीक की वो है पार्क इलेक्ट्रॉन। इसका हम पहले भी बताते रहे, काफ़ी टाइम से हम इसके ऊपर बुलिश थे। हमारे पहले इसके टारगेट्स 58 के थे, जब ये दोबारा रिट्रेस हुआ फिर से हमने इसको यहाँ पे 48 पे बताया, और फिर हमारे जो टारगेट्स थे 58 और 61 के थे वो हिट हो चुके हैं। राइट नाउ ये 61 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगेन ये बहुत अच्छा साइन है, और फिर से इसने ABCD का पैटर्न बनाया है। जो इसके अब नेक्स्ट टारगेट्स आ रहे हैं वो 73 के हैं और उसके बाद फिर 78 के हैं। सो ओवरऑल ये स्टिल बुलिश है, जब भी नीचे मिले इसको बाय करें। फॉर एग्जांपल करंट प्राइस पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 61 के अराउंड बाय कर सकते हैं। थोड़ा और रिट्रेस हो जाए 58 पे, बहुत अच्छी आइडियल बाइंग हो सकती है। आपका SL जो बनेगा 54 का बनेगा, एंड देन आई फॉर 73, और फिर उसके बाद 73 के 78 के टारगेट्स। हमारे पार्क इलेक्ट्रॉन को हम पिछले 1-2 साल से बहुत अच्छे तरीके से हर लेवल्स के ऊपर हाईलाइट करते रहे हैं, जहाँ पे अच्छी वैल्यू बाइंग पर आया हुआ था, और उसके बाद जो हमारे टारगेट्स थे वो भी टाइम के साथ साथ जाके हिट हो रहे हैं। सो स्टिल आपको लग रहा है 2026 में भी ये पार्क इलेक्ट्रॉन उसी तरह से परफॉर्म करेगा जैसे पिछले 2 साल से करता हुआ आ रहा है? और सेकेंडली इसके जो अब रिजल्ट्स आने वाले हैं उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है? अच्छा, सो ऑलरेडी ये मेरी टॉप 25 की जो पिक थी उसमें भी शामिल था, और 2026 के गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा ये साल है उसमें भी मैंने इसको ऐड किया है। सो इसके अंदर काफी हद तक बेनिफिट्स मुझे नजर आ रहे हैं, और इसको भी हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं। पहले इनकम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगेन देखें, अगर आप रेवेन्यू वाइज देखोगे तो अभी आपको बहुत बड़ी जंप इसमें नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आप यही चीज अर्निंग्स वाइज यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बेहतरी नजर आ रही है। और इसकी रीजन यही है कि सारी कंपनीज जैसे कि अपने रिन्यूएबल एनर्जीज पे कॉस्ट के ऊपर काम कर रही है, तो ये भी अगेन कंपनी जो है अपनी कॉस्ट के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। और जैसे जैसे ये पैसे बना रहे हैं उसी तरीके से अपना ये जो कर्जा है इनके ऊपर, ये जो बहुत अरसे से इनके ऊपर आया हुआ था, वो भी काफी हद तक ये लोग अपने एंड पे कम करें, जिससे काफी हद तक इनकी बेहतरी आएगी। अब इसके जो नंबर्स है उसके ऊपर हमने जो डिस्कस कर लिया, ये समझते हैं कि ये क्यों परफॉर्म करेगा। और इसमें 3 डिविजन्स होते हैं इसके, पावर है, अप्लायंसेस हैं, और फिर इनका जो आपके फ्रिज फ्रीजर वगैरह के जो बिजनेस इनका चल रहा है वो काफी हद तक बेहतर चल रहा है। पावर के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाते हैं, पावर ट्रांसफार्मर बनाते हैं, एनर्जी मीटर्स बनाते हैं, स्विच गेयर्स बनाते हैं, ग्रिड स्टेशंस, NEPC के ऊपर, इंजीनियरिंग के ऊपर इनका काम है।
ये चीज को ध्यान में रखें कि पावर के अंदर 90% मार्केट शेयर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इनके पास है। अभी आप देख रहे हैं पावर सेक्टर को काफी हद तक रिवाइव भी कर रहे हैं, उसके अंदर जो स्विच गेयर्स वगैरह आपके यूज होंगे उसके काफी तक डिमांड जो है वो किसको आएगी, पाक इलेक्ट्रॉन को आएगी। इसके अलावा अप्लायंसेस में अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता हर साल जो है जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसी तरीके से इसकी भी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। तो रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एयर कंडीशनर, डीप फ्रीजर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, वाटर डिस्पेंसर्स, ये सारे अपने एंड पे ये बनाते हैं, जिसमें से 19% रेफ्रिजरेटर का मार्केट शेयर इनके पास है, एयर एसी के अंदर 9% है, 25% वाटर डिस्पेंसर में है, 4% जो है वॉशिंग मशीन में है। और पार्क इलेक्ट्रॉन जो है ये अगेन पार्टनर ये इन्होंने किया है, पार्टनरशिप की है पैनासोनिक के साथ एलईडी लाइट्स बनाने के लिए, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप की है। इसके अलावा मीटर का जो बिजनेस है जिसके ऊपर मैंने आपको अभी बात की पावर के अंदर यूज होगा, तो वो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2 से 3 गुना ये बढ़ेगा, तकरीबन 4.5 बिलियन से 9 बिलियन के दरमियान इनको रिक्वायरमेंट जो इस टाइम पे मार्केट को है वो अगेन इनको आएगी। और उसके बाद अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो एक्सपोर्ट के अंदर भी इनको $44 मिलियन के एक्सपोर्ट के इनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं, जो कि टेस्ला से भी मिले हुए हैं। सो आप समझ सकते हो कि बहुत अच्छा हद तक इसमें बेहतरी नजर आ रही है, काफी हद तक इसके सिनेरियोस लग रहे हैं कि आगे जाके ऑर्डर्स भी हैं और सिचुएशन भी बेहतर रहेगी। जी, बैक टू फ्राज। सही है, नेक्स्ट पिक है हमारी इस हफ्ते के लिए लोड्स। इसकी भी हम पहले भी कॉल्स देते रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्म करते हुए गई है। जो इसके टारगेट्स हैं बहुत सिंपल सा, ये हाई राइज एंड हाई लोज एक ट्रेंड अप ट्रेंड मूव में है, और इसके जो टारगेट्स यहाँ पे जो रीसेंट हाई था इसका अक्टूबर का 22.59 वो है। आसान लफ्ज़ों में कि जब भी ये नीचे मिले इसको बाय करें, फॉर एग्जांपल 18.65 या 18.31, ये बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे हम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसका एसएल जो है वो 17 का बनेगा। या फिर इंतज़ार करें थोड़ा सा, जब ये 19.80 या 85 से ऊपर ट्रेड कर रहा हो, फिर ये इंस्टेंटली आपका एक अग्रेसिव अप ट्रेंड पे जा सकता है अच्छे मोमेंटम के साथ, और फिर इंस्टेंट या जल्दी टारगेट सेट होने के चांसेस हैं 22.5 के। सो 19.85 का ब्रेकआउट इज़ इम्पॉर्टेंट, और अगर नीचे वैल्यू बाइंग के लिए आप जा रहे हैं तो 18.5 और 18.3 ये अच्छे लेवल्स हैं एक्यूमुलेट करने के लिए। अमाल लोड्स हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, अगेन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता रहा है। सो ऑटो सेक्टर में आपका ये लोड्स स्टिल आपको परफॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही लोड्स का अगेन देखे जाए तो ये ऑटो पार्ट्स वाली सेगमेंट में ही आता है। आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी ऑटो की सेल्स जो है काफ़ी हद तक बेहतर जा रही है, जिसकी वजह से इसके भी अगेन जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक डिमांड में रहेंगे। अगर इनकम स्टेटमेंट वगैरह की थोड़ी सी बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा खासा जंप इसके नजर आ रहा है। 4.4 बिलियन से तकरीबन 6 बिलियन पे इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, फिर उसके बाद 6.78 बिलियन पे तकरीबन रेवेन्यू इनका बहुत सॉलिड बढ़ा है। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा अर्निंग्स वाइज देखा जाए तो अर्निंग्स इसकी वो डिक्लाइनिंग वाली फेज पे है। उसकी एक रीजन है कि इनको वन टाइम 2024 के अंदर वन टाइम एक गेन आया था, तो वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये सारे सिनेरियो थे जिसकी वजह से अर्निंग्स जो है आपको थोड़ी सी निस्बतन कम नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखें डेब्ट टू इक्विटी जो कि सारे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कंपनी जो मसले मसाइल में थी वो काफी हद तक अपने एंड पे इसको कम भी कर रही हैं, तो ये भी सिनेरियो लग रहा है कि इसका काफी हद तक बेहतर रहेगा। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं इनका जो मेजर जो प्रोडक्ट है वो एग्जॉस्ट सिस्टम्स ये बनाते हैं, जो कि आपके अगेन 50% मार्केट जो है वो आपकी इनकी सुजुकी से आती है। इसके अलावा जो है ये एक्सपोर्ट को यूई को भी ये चीजें अपनी एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें आपके रेडिएटर्स भी आते हैं, रेडिएटर्स कोर्स होता है, हीटर कोर्स होता है, आपके शीट मेटल कंपोनेंट्स आते हैं। फिर उसके बाद कंपनी ने लास्ट ईयर जिसके बाद मैंने आपके ये बात कर रहा हूँ कि 2024 में एक प्रॉफिट जो ज्यादा आया था, उसकी रीजन ये थी कि इन्होंने पिछले साल 2024 में एक हाई रिकग्निशन की थी, रिकग्निशन ऑफ डेफरल टैक्स एसेट ऑन अ हायर अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ठीक है, तो ये ईसीएल के ऊपर इनका लॉस जो था वो डेफर्ड टैक्स के तौर पे आपके पास आया था, जिसकी वजह से अगेन जो इनकी अर्निंग्स है वो एक शूट करके ऊपर चली गई थी, जिसको मैं कई दफा कहता हूँ कि एक्सप्लोसिव कैटेगरी में चला गया था, और इसने स्टॉक उसी वजह से परफॉर्म भी किया था। लास्ट ईयर इसको मैंने 2025 के पिक में दिया हुआ था कि आप इसको पिक कर सकते हैं। इसने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद ये इसी वजह से नीचे आया क्योंकि बेस इफेक्ट लग रहा था। सो ये सिनेरियो था। गोइंग फॉरवर्ड सिनेरियो तो बेहतर लग रहा है, बट अभी फिलहाल मुझे एज अ टॉप 2026 के अंदर शायद हो सकता है कि परफॉर्मेंस हो जाए, प्रोडक्ट तो है, लेकिन देखेंगे कि आगे अर्निंग्स कैसी रहती है। जी, बैक टू फराज। सही है, नेक्स्ट पिक है मुगल आयरन एंड स्टील की, और इसकी भी हम पहले कॉल दे चुके थे। 83 पे लॉन्ग था, और जो हमारे टारगेट्स थे वो 95 के थे, वो जाके हिट हो गए थे, और उसके बाद फिर फर्दर रैली करता रहा 111 112 तक। अब इस टाइम
जो इसने रैली शुरू की है 79 से 114 तक की, उसका जो 0.5 या पिवटल पॉइंट या 50% की रिट्रेसमेंट या गोल्डन पॉकेट जो नज़र आती है वो तकरीबन 96.85 पे, जो एक बहुत अच्छा आइडियल या वैल्यू बाइंग के लिए एक अच्छा जोन है। सो यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं 95, 96, 97 का इवन करंट प्राइस पे, और इसका एसएल जो है 90 का रख लें या 89 का रख लें, और दोबारा से टारगेट करें कि ये 110 को फिर से जाके टेस्ट करेगा। अगेन सिंगल टॉप नहीं होता, अगर यहाँ से बाउंस आएगा, अगर ये टॉप है भी तो इसको एटलीस्ट लोअर हाई ज़रूर बनाना है, और लोअर हाई बनाने की कंडीशन कि 109, 110 को जाके टेस्ट करें। सो पोटेंशियली नीचे 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है, और ऊपर के जो आपके रिटर्न्स रिवॉर्ड आ रहे हैं वो 15 रुपीज़ तक के आ रहे हैं। सो रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज ये बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है आपकी कि 6 रुपये का एसएल और 15 रुपये का आपका रिवॉर्ड। सो उस लिहाज से बहुत अच्छा है। अगेन ये यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट करें, ये हायर लो बन रहे हैं यहाँ पे। इसका एक और तरीका ये भी होता है कि जिस दिन, अब ये पिछले 2-3 दिन से रेड में आ रहे हैं, नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है, जिस दिन ये थोड़ा सा भी ग्रीन में बंद हो जाए या ग्रीन क्लोजिंग आ जाए, ग्रीन कैंडल आ जाए इसकी यहाँ पे, तो फिर आप बाय कर सकते हैं। तो वो पोटेंशली आपका हायर लो का स्पॉट हो सकता है। सो ये 2-3 तरीके हैं इसको यहाँ पे अटेम्प्ट करने के। GMR मुगल आयरन एंड स्टील, हम पहले भी इसकी कॉल्स देते रहे हैं और परफॉर्म बहुत अच्छा करता रहा है, अभी भी ट्रेंड में है, और आपको लग रहा है कि इस साल भी या आने वाले टाइम पे इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं और ये बेहतर फंडामेंटल्स के ऊपर भी परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुगल जो है इस साल भी काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी आएगी। उसकी रीज़न ये है कि स्टील इंडस्ट्री जो है, जैसे कंस्ट्रक्शन हमारी एक्टिविटी बढ़ती है, तो जैसे सीमेंट की डिमांड बढ़ती है उसी तरीके से स्टील की भी हमारी डिमांड बढ़ती है। एंड जो दूसरी चीज़ है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, जो हमारे सिनेरियो इस टाइम चल रहा है, वो फाटा वाटा रीजन की वजह से ये पूरा सेक्टर जो है पिछले साल ज़्यादा प्रेशर में रहा था। वो जो लास्ट हमारा बजट गया है उसके अंदर गवर्नमेंट ने इसके फाटा वाटा रीजन के ऊपर जो भी आपके स्टील के प्रोडक्ट्स बनती है उसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से ही जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको काफी हद तक फायदा होने वाला है। जिसमें आपका मुगल भी आता है, ISL भी आता है। ये दोनों ही स्टॉक्स मैंने अपने 2026 के पिक्स के अंदर बताए हैं कि आप इनमें से कोई एक स्टॉक अगर रखना चाहते हैं, दोनों रख सकते हैं तो दोनों भी रख सकते हैं, लेकिन अगर एक को अगर आप पिक करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं ये देख रहा हूँ कि स्टील की जो कंपनीज है वो इस साल अगर कम परफॉर्म किए तो गोइंग फॉरवर्ड ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। अगर नंबर वाइज बात की जाए तो ये पिछले साल जाहिर सी बात है, जब मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू ज्यादा नहीं बढ़ा था, और इसकी वजह यही थी कि इंटरनेशनल स्टील प्राइसेस जो थी वो काफी हद तक हमारी कम थी, जिसकी वजह से ये खास इसमें जंप नजर नहीं आया। लेकिन अगर आप नीचे यहाँ पे अगेन आओगे तो पिछले एक साल के अंदर ये आप 2.5 से तकरीबन 5 अर्निंग्स इसकी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि इसका लॉस जो अर्निंग्स थी वो बिल्कुल जीरो के पास थी। अब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है। ये अगेन अपनी कॉस्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काम करें, जिससे अगेन इसके अंदर काफी हद तक बेहतरी आ सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके मटेरियल के ऊपर भी बात कर लें। मुगल जो है वो गर्डर्स एंड सेक्शंस के ऊपर काफी ज्यादा इसकी मार्केट लीडरशिप है, डोमिनेंट शेयर है। तकरीबन मार्केट साइज को देखा जाए तो 1.8 से 2 मिलियन टन की मार्केट ये मुगल के पास मौजूद है। इसके अलावा जो ये दो सेगमेंट्स के अंदर ज्यादा सेल होती है इनकी, फेरस सेगमेंट एंड नॉन फेरस सेगमेंट। जो फेरस सेगमेंट है इसका तकरीबन 82% मार्केट जो है ये लोग उस चीज में काम करते हैं, और अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो तकरीबन 6.5% इसमें ईयर ऑन ईयर इजाफा हुआ है। जो नॉन फेरस की कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 18% है, और वो तकरीबन 31% डाउन रही है, क्योंकि कॉपर की प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी पिछले साल में हल्की सी हिट हुई है उसके ऊपर। इसके अलावा 36.5 मेगावाट कोल कैप्टिव पावर प्लांट के ऊपर ये काम कर रहे हैं, जो कि ये जो नेक्स्ट हमारा ये जो इसी साल के अंदर इनका ये एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट बहुत ड्रामेटिकली कम हो जाएगी। तो इसके अलावा ये 2 to 3 बिलियन रुपीस BMR के ऊपर इन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से इनके जो प्रोडक्ट के अंदर और कैटेगरीज ये लेके आ रहे हैं, जिससे अगेन इनकी जो सेल्स है वो काफी हद तक बेहतर रहेंगी और कॉस्ट भी आपकी काफी हद तक कम रहेगी। जी, बैक टू फराज जी। नेक्स्ट पिक है सितारा पर ऑक्साइड की, और ये जो है वो तकरीबन जून से 13 रुपये से बढ़ता हुआ 132 रुपये हो गया। और इसमें जो फिनोमिनल जो इसमें ट्रेंड नज़र आया वो 5 नवंबर से नज़र आया कि 18 रुपये से नॉन स्टॉप बढ़ता हुआ 20-25 दिन के अंदर, ये 40 दिन के अंदर ये 130 रुपये हो गया। सो ज़बरदस्त इसकी राइड थी, और जिसके पास भी ये शेयर 1000 शेयर्स भी होंगे वो डेफिनेटली उसने बड़ा इन्जॉय किया होगा इस राइड को। एनीवेज 132 का हाई लगाने के बाद इस टाइम ये ट्रेड कर रहा है 0.618 के अराउंड और 0.5 के दरमियान, जो गोल्डन पॉकेट है उसके ऊपर।
यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी ड्रॉप आया और उसकी जो ये अब जो सपोर्ट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे इसको रुकना चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए एंड देन दोबारा एटलीस्ट ऊपर जाने के लिए एक लोअर हाई डिफाइन करे जो तकरीबन 98 से 110 तक का जोन आपका बनना चाहिए। सो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे अगर ये एक्यूमुलेट होता है कुछ अर्सा तो इसको फिर बाउंस इसमें आना चाहिए। अगर यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करते हैं 62 63 के अराउंड या 58 के अराउंड तो इसका जो स्टॉप लॉस लेवल बनेगा वो 46 का होगा। अगेन 10-12 रुपए का आपका एसएल है। रिवॉर्ड फिर यहाँ से आपका 40 रुपीज़ का बन सकता है कि अगर आप 60 पे ले रहे हैं 100 को आए कर रहे हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड वाइज ये ट्रेड बहुत अच्छी बन सकती है। और इस पे फिर अमार के पास चलते हैं, फंडामेंटल्स के ऊपर बात करते हैं। इसके अमार एसपीएल ये मेरे ख्याल में कंपनी कुछ अर्सा पहले ऑपरेशनल नहीं रही, बंद हो गई थी शायद मेंटेनेंस की वजह से। उसके बाद हमने देखा कि बंद होने के बाद डायरेक्टर्स की इनसाइडर ट्रांजैक्शंस लगी हुई हैं 3-4 लाख शेयर्स के 85-86 के। फिर हमने ये देखा कि नए डायरेक्टर्स आ गए, फिर एक बहुत बड़ा नाम मार्केट का उसने इसके शेयर्स एक्वायर कर लिए 12.5%। सो क्या चल रहा है कंपनी में? कंपनी ऐसा तो नहीं है कि कोई और बिजनेस करने का सोच रही है जैसे हमने चकवाल स्पिनिंग में देखा या बिल्व जो था वो जूमा हो गया। सो आपको लग रहा है कि एसपीएल में भी कुछ इस तरह होने लगा, केमिकल को बंद करके शायद आईटी साइड पे आ जाएं या कोई इस तरह की इनसाइड आपके पास? अच्छा, मैंने जितना भी इस पे सर्च किया है, मैं ढूंढना तो चाह रहा था कि कोई ना कोई न्यूज़ इसमें मुझे मिल जाए, जो कि मुझे मिली नहीं है। एक तो नंबर वन ये है कि प्लांट और जिस तरह से आपने मेंशन किया क्लोज ही है, और ये बीएमआर की वजह से इन्होंने कंपनी की मैनेजमेंट ये कहती है कि जब तक हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, बीएमआर नहीं होगा, तब तक जो है हम प्रॉफिट में नहीं आएंगे। तो लिहाजा हम इसको बंद करके ही पहले ये काम करेंगे, फिर उसके बाद हम रेवेन्यू अपना जनरेट करेंगे। सो ये मसला हुआ। उसके अलावा जो है 1.5 बिलियन इन्होंने ऑलरेडी सोचा है कि हम पैसे रेज करेंगे। ऑलरेडी आपने बता दिया कि इनसाइडर बाइंग बहुत ही ज्यादा चल रही थी। अक्टूबर नवंबर में अच्छी खासी बाइंग आई है, जिसकी वजह से आप देखें शेयर्स की प्राइस भी ऊपर जा रही है। अब तो ये देखा जाएगा कि आगे क्या अनाउंसमेंट करेंगे। अभी तक जितनी भी मेरे पास नॉलेज है तो मुझे कोई भी इस पे अनाउंसमेंट नजर नहीं आई। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है इसके बारे में तो आप बता सकते हैं। नहीं, मेरे पास भी इतनी है जितनी नजर आ रही है मार्केट में, और नहीं है मेरे पास। तो इतनी ही काफी है जो चार्ट्स पर है। परफेक्ट हो गया। चलो फिर आगे चलते हैं, और अगर कोई और स्टॉक है तो वो डिस्कस कर लें, तो फिर ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं। सही, मेरे ख्याल में ग्लोबल मार्केट्स पे चलते हैं और इस दफ़ा हम अपने फेवरेट पेयर पाउंड यूएसडी से शुरू करते हैं। जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर इस टाइम जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गई है। और अगर इसको मैं आरएसआई पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस आना शुरू हो गई है और एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर आई है। और ये जो सपोर्ट लेवल है इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रही है। पिछले पूरे दिसंबर में ये पहले रेजिस्टेंस एक्ट करता रहा, फिर एज अ सपोर्ट एक्ट करता रहा, फिर एज अ रेजिस्टेंस, फिर एज अ रेजिस्टेंस। फिर हमने देखा कि जो 31 दिसंबर का जो लो था वो भी यही लगा हुआ था। और ये लेवल जो आ रहा है ये 1.34 का है, जो इस टाइम बहुत अच्छी सिग्निफिकेंस के साथ खड़ा हुआ है। और यहीं पर ही दोबारा से आपकी बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आना शुरू हो गई है। सो अगर इन लेवल्स के ऊपर बाय करें तो फिर स्टॉप लॉस जो आपका बनेगा वो तकरीबन आपका 1.33500 का बन जाएगा, यानी कि 50 पिप्स नीचे। और इसके फिर जो टारगेट्स हैं वो ये वाली रेजिस्टेंस 1.34880 के 50 पिप्स के आपकी रिस्क है। और फिर जो फर्स्ट रिवॉर्ड आप अगर रखना चाहते हैं शॉर्ट उसके लिए तो 1.34500 का पहला टारगेट और 1.34880 का। सो अगेन ये जो टॉप यहाँ पे डिफाइन हुआ है इसमें एक बाउंस यहाँ से ड्यू है और डाइवर्जेंस आ गई तो अच्छा साइन हो सकता है। 1.3350 के एसएल के साथ मेरे ख्याल में बाय अटेम्प्ट करें। अगर ये मंडे को इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा तो फिर बाय कर लीजिएगा। इससे नीचे आता है तो फिर इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। सो पाउंड अमार लग रहा है आपको बाउंस आ जाएगा। पहले तो ये बताएं पाउंड नीचे क्यों आया और यूएस डॉलर अभी पिछले 2 दिन से हमें थोड़ा सा स्ट्रांग होता क्यों नज़र आ रहा है? अच्छा, पाउंड एक्चुअली में बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया है, लेकिन अगर आप डॉलर की निस्बत देखेंगे तो डॉलर एक्चुअली में ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, जो कि लास्ट वीक के अंदर मेरी अमार कॉल्स के अंदर मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा भी हुआ था कि डॉलर जो है अब आपको थोड़ा सा हो सकता है इस वीक के अंदर स्ट्रेंथ में नजर आए। उसकी 2-3 रीजन यही थी। एक तो नंबर वन के यूएस वेनेजुएला का जो आपका सिचुएशन बनी है उसकी वजह से बहुत ज्यादा पूरी दुनिया जो है वो अब ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इसकी वजह से डॉलर के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ रहेगी, बिकॉज ये वही काम हुआ है जो कि पेट्रो डॉलर वाला काम पहले आपने मिडिल ईस्ट के साथ किया था।
और वो अब जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म हो गया, तो आपका जोर अब खत्म हो गया था। तो यही चीज अब आपने वेनेजुएला के ऊपर जब अप्लाई की तो उससे डॉलर के ऊपर एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा ऊपर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरे एंड पे अगर आप यहाँ पे देखें तो सीजनल्स भी आपको फर्स्ट वीक ऑफ जो जनवरी है वो आपको काफी हद तक ऊपर दिखा रहे हैं। तो मैंने यही मद्देनजर रखते हुए डॉलर को बड़ा क्लियरली कहा था कि मुझे लग रहा है कि आपका स्ट्रेंथ रहेगा, इस चीज के बावजूद कि आपके फंडामेंटल्स डॉलर के वीक हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने डॉलर को फिर भी बाय वाली साइड पे कहा था। अगेन यहाँ पे अगर आप नीचे वाली यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट वीक के अंदर अब ये थोड़ा सा नीचे वाली साइड नजर आ रही है, तो जिसकी बेस के ऊपर अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सिनेरियो आपका नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि इशू आ जाए, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा नीचे हो सकता है। दूसरी चीज जो है, अगर हम नेक्स्ट वीक के अंदर जो डाटा मेजर इंपॉर्टेंट डाटा नजर आ रहा है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है हो सकता है कि आपका डॉलर रिवर्स करे, वो आपका सीपीआई का डाटा है यूएसडी का, ठीक है। सो ये सीपीआई का डाटा आपका ट्यूसडे वाले दिन आ रहा है और वेडनेसडे वाले दिन आपका पीपीआई का डाटा आ रहा है, और अगर ये नीचे आते हैं तो फिर आपका डॉलर नीचे आएगा, स्टॉक मार्केट आपकी ऊपर वाली साइड पे जा सकती है। अच्छा, यही चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे हम पाउंड को भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप पाउंड को देखोगे तो पाउंड भी काफी हद तक ये थोड़ा सा नीचे था, अब जो है ये बीच में ऊपर जा रहा है। तो ये सीजनल्स वाइज वही सिनेरियो बन रहा है, और फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर देखा जाए तो पाउंड निस्बतन थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो फॉरेक्स फंडामेंटल्स का अभी कोर्स जो हमने ओपन किया है तो उसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगेन आप देखोगे सीओटी रिपोर्ट की पोजीशंस होती है, जो अगर आप सबसे ज्यादा ग्रीन का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा आपका जो म्यूचुअल फंड्स हैं या हेज फंड्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस टाइम पे बाय में है। सो गोल्ड जो अगर आप देखोगे ये सबसे ज्यादा बाय में नजर आ रहा है, निकी आपको बाय में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, सोयाबीन है, सिल्वर है, कॉपर है। तो अगेन आप इन सबको अगर आप जाके ग्राफ पे भी देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर ये क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो सिंपल अगर ये छोटी छोटी चीजें आप ट्रैक करें कि कौन सा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है हर वीक के अंदर इसमें ऐड इन कर रहा है या हर मंथ में उसने कितनी ऐड किया, तो ये आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बताता है। अच्छा, इसी चीज में एक लाइव कैटल यहाँ पे अगर नजर आ रहा है तो इसकी भी मैंने बहुत ज्यादा बाय कॉल दी हुई थी। ये एक एग्जांपल के तौर पे सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आते हैं लाइव कैटल, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो यहाँ पे अगेन आप आओ तो ये देखें पूरे 2025 के अंदर ये लगातार लाइव कैटल जो है यहाँ पे आपका ऊपर गया। यहाँ पे 13 अक्टूबर में अगर आप यहाँ देखेंगे बहुत शार्पली नीचे भी आ रहा है, और 24 नवंबर से ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर भी गया। अब आप शॉर्ट टर्म के ऊपर भी अगर आप थोड़ी सी वर्किंग करना चाहो तो इसके अंदर अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हम आते हैं लाइव कैटल के ऊपर, ये कमोडिटीज हैं और ये अगेन आप देखोगे तो ये नेट पोजीशंस आपको बता रहा होता है। अब यहाँ पे अगेन देखें, ये मैं लेटेस्ट ईयर का आपको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे दिखाता हूँ। सो अगेन आप 2025 के ऊपर अगर आप आओगे तो 14 ऑफ अक्टूबर बिल्कुल जो आपका टॉप जहां बन रहा है ना, वहां से आपकी ऑल टाइम हाई की पोजीशंस बनी हुई थी। इसका मतलब होता है कि यहां से मार्केट आपकी रिवर्स करेगी, और यही चीज अगर आप यहां से नीचे देखेंगे, ये 4 नवंबर 16 नवंबर से आपकी जो लोएस्ट पोजीशंस है, जब आपका डाटा दोबारा से ऊपर जाना शुरू होता है तो आपकी फिर अगेन प्राइसेस ऊपर जाती है। तो अगेन एग्जैक्ट देखो 14 अक्टूबर से यहां से गिरा, यही चीज यहीं से आपकी ऊपर आई, और ये अगेन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप मार्केट को देख सकते हैं। अच्छा, यही चीज यूरो में सिर्फ एक दफा मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि लास्ट वीक हमने यूरो एयूडी की भी कॉल दी थी और मैं क्यों आपको बता रहा था कि यूरो मुझे नीचे आता हुआ नजर आएगा। उसकी रीजन यही थी जो अभी मैंने आपको वहां पे कमोडिटी में दिखाई। यूरो अगेन देखें ऑल टाइम हाई पोजीशंस पे उस टाइम पे आया हुआ था, इसका मतलब था कि सीजनल्स और आपके जो ऑल टाइम हाई पोजीशंस है ये बता रही हैं कि यही यहां से रिवर्स कर सकता है। तो ये रीजंस होती हैं कि अगर आप फंडामेंटल्स चीजों को साथ अलाइन करें विद टेक्निकल्स तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगेन अभी 20% ऑफ चल रहा है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट अप्रैल में हमारा ये स्टार्ट होगा आफ्टर ईद। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो अभी से कर ले, फिर बाद में फिर बहुत ज्यादा लोग फिर कह रहे होते हैं कि डिस्काउंट हमें देते हैं। जी, बैक टू फास्ट। बिल्कुल अमार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेक्निकल्स की आपको बहुत सी किताबें मिल जाएंगी, बहुत से आपको स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, और टेक्निकल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या है। बाकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं वो सारी ही कामयाब होती हैं, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो भी स्पेशली फॉरेक्स के, वो आपको बहुत ही रेयर मिलते हैं। कोई आपको सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो इसके बारे में बात कर रहा हो या आपको सिखा रहा हो, या आपको करंट सिनेरियोज के ऊपर कोई फंडामेंटल्स की किताबें आपको नहीं मिलेंगी जो करेंसीज़ के हवाले से होती हैं। सो मेरे ख्याल में ये सबको ये कोर्स की तरफ ज़रूर देखना चाहिए कि फंडामेंटली आपके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो किस तरीके से अपनी करेंसी को वैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन की तरफ लेके जा रहे होते हैं।
बड़ा इंटरेस्टिंग इनकी ये ट्रेनिंग है मेरे ख्याल में। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जिनको भी इंटरेस्ट है फॉरेक्स की तरफ वो इस पहलू से ज़रूर देखें कि भाई आप लोग सिर्फ टेक्निकल्स को देखते हैं लेकिन इसके फंडामेंटल्स क्या हैं वो ज़रूर जाके देखिएगा। आगे चलते हैं नैस 100 के ऊपर बात करें। और नैस 100 जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम 2 जोन्स डिफाइन किए थे उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है और स्टिल स्टांस सेम ही है। दोबारा से अगर ये इसी तरफ आता है 25,100 200 के रीजन में अगेन बाय करना चाहिए। आपका एसएल वही रहेगा 24,600 का, या आप मुझे उम्मीद है कि ये इस दफ़ा या अगले हफ्ते जो है ये 25,800 के जो इसके ऑल टाइम हाइज है उसको ब्रेक करके 26,280 के हाइज को जाके ब्रेक कर टेस्ट कर देगा ऑल टाइम हाई को। ये जो हाइज थे ये पिछले दिसंबर के थे। सो दिसंबर हाइज ब्रेक हो जाए तो फिर उसके बाद इजीली जाके आपके ऑल टाइम हाइज को टेस्ट भी कर सकते हैं और ब्रेक भी कर सकता है। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी या फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो फिर बाय अटेम्प्ट करें। हमारा ग्लोबल स्टॉक स्पेशली नैस्डैक जो है वो स्टिल आपको बुलिश लग रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सीजनल्स के ऊपर बात की जाए तो ये जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, सीजनल्स हमारे नैस्डैक के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए थोड़े से फ्लैट हो जाते हैं या डिक्लाइनिंग वाली फेज पे हैं। बहुत तेजी से नीचे नहीं जाते, बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाते। तो सीजनल्स वाइज तो ये सिनेरियो चल रहा है। लेकिन अगर जो नेक्स्ट वीक में हमने सीपीआई और पीपीआई डाटा के ऊपर बात की है, अगर वही चीज हो गई, सीपीआई का डाटा हमारा कम आ गया तो आपको एकदम से यूएस मार्केट जो है वो ऊपर जाती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर सीपीआई का डाटा हमारा ज्यादा आता है तो फिर हमें जनवरी के लास्ट वीक तक का वेट करना पड़ेगा। तब जो है हमारी एफएमसी की मीटिंग आएगी और फिर अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम किया तो फिर मार्केट उसकी बेस के ऊपर जाएगी। सही हो गया मार। इसके बाद फिर हम अब गोल्ड को डिस्कस करते हैं और गोल्ड पे भी स्टिल हमारा सेम स्टांस है। और जिस तरीके से हमने लास्ट वीक यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस के बाद इसको राइट करना शुरू किया है, स्टिल इसमें हमारी लॉन्ग पोजीशंस हैं। यहाँ पे अगर जो भी अटेम्प्ट कर रहा है उस केस में उसका एसएल $4,400 का हो जाएगा। 4470 चल रहा है और आपके जो टारगेट्स हैं वो 4536 और होपफुली इसको भी ब्रेक करके फर्दर रैली में कन्वर्ट होके आपको नए हाइस भी बनाता हुआ ये नज़र आएगा। सो स्टिल गोल्ड में काफ़ी पोटेंशियल अभी भी लग रहा है। ये जो रिट्रेसमेंट हुई थी ये बहुत हेल्दी थी। अब इसमें अगेन आपकी एक नेक्स्ट लेग की तैयारी चल रही है। सो आए करें जब भी ये नीचे मिले आपको, आए करें 4536 के टारगेट्स को, $4,400 का आपका एसएल बन जाएगा और बाय ऑन डिप वाली इसकी स्ट्रैटेजी पे रहें। और मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड की, लेवरेज के कॉन्सेप्ट्स की समझ हो। अगर आप $1,000 के अकाउंट पे एक स्टैंडर्ड लॉट लेके ट्रेड करेंगे तो आपका अकाउंट फ़ौरन ही वॉश हो जाएगा। आपको ये समझो कि $1,000 में आपके पास 2 आउंस आ रहे हैं या 3 आउंस आएंगे 0.02 या 0.03 माइक्रो लॉट्स पे। सो उस लिहाज से अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छी ट्रेड्स जाएंगी। अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क बढ़ाते हैं, लेवरेज बढ़ाते हैं तो आप जो है अकाउंट को वॉश कर बैठेंगे जितनी वॉलेटिलिटी इस टाइम गोल्ड के ऊपर है। सो ये चीज़ समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये नहीं कि ब्लाइंडली जाएँ इसको ख़रीदें और अकाउंट वॉश हो जाए। जी हमारे गोल्ड के सिनेरियोज और गोल्ड के सीजनल्स, आपके पास कोई अपडेटेड सीओटी रिपोर्ट आई है इसकी? बिल्कुल, गोल्ड जो है ऑलरेडी, जैसे मैंने भी आपको सीओटी के अंदर वैसे ही दिखा दिया कि लॉन्ग सो इसके बढ़ते ही जा रहे हैं, लॉन्ग कम नहीं हो रहे। दूसरे एंड पे अगर आप सीजनल वाइज देखें तो ये गोल्ड अभी भी जनवरी के अंदर बड़ा शार्पली ऊपर जाता है, बल्कि बाकायदा जो आपका नेक्स्ट वीक है उसमें तो बहुत शार्प जंप नजर आ रहा है। सो उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ कि गोल्ड आपका नेक्स्ट वीक ऊपर भी जाएगा, ऊपर जाने के चांसेस बहुत हैं। मेजर ट्रिगर आपका वही है, सीपीआई डाटा अगर आपका कम आता है तो डॉलर नीचे आएगा, डॉलर नीचे आएगा तो गोल्ड आपका ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बस यही सिनेरियो चल रहा है। मुझे लग रहा है गोल्ड कैन बी गुड। बाकी सिल्वर में भी अगर आप देखोगे वही सीजनल है, काफी तक आपके ऊपर जाते हैं। फिर प्लैटिनम पे आ जाओ। प्लैटिनम मैं यहाँ पे फराज हाईलाइट करना चाहूंगा, जनवरी में सबसे ज्यादा प्लैटिनम जो है वो परफॉर्म करता है। तो अगेन अगर आपके पास टेक्निकली इसका कोई सेटअप बनता है प्लैटिनम का तो आप वो भी शेयर कर दें। प्लेडियम का जो है, ये भी 2 ऐसे मेटल्स हैं जो आपके जनवरी में बहुत शूट करते हैं और उनकी डिमांड देखा गया कि दोनों अपने एंड पे काफी हद तक बेहतर रहती है। जी हमारा बहुत अच्छा बुलिश सेटअप बना हुआ है प्लैटिनियम का और इसका एसएल जो बनेगा 2160 के अराउंड है। और ये इजीली आपके जो इसने हाइज लगाए हुए हैं 2478 के, 2480 के, उसको जाके ब्रेक कर सकता है। और बहुत अच्छे बुलिश ट्रेंड में 2160। बस होता ही है कि प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसके स्प्रेड्स या कॉस्ट या कमीशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं करते। लेकिन अगर आप छोटी लॉट्स के साथ काम करें तो वो कॉस्ट और कमीशन आपको शायद इतना फील ना हो। तो 21,600 2160 का एसएल के साथ इसको भी फिर बाय किया जा सकता है। अच्छा हमारा प्लैटिनम का भी बहुत अच्छा ये सिनेरियो बना हुआ है और अगेन इसका स्टॉप लॉस भी डिफाइन है। 1690 का एसएल बन रहा है
और ये भी अपने हाइस को जाके इजीली टेस्ट कर सकता है 1975 और उसको भी ब्रेक कर सकता है। ये जो इसकी रिट्रेसमेंट रही है, जो ये इसने रैली किया है 1346 से लेके 1970 तक, और ये जो गोल्डन पॉकेट में आके फॉल होने के बाद बाउंस किया है, इसमें ये नई जान है, नए ट्रेंड में ये बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से परफॉर्म कर सकता है। सो अगेन ये आए करें कि 1975 को भी जाके ब्रेक कर दे। इसका एसएल जो होगा वो 1690 का होगा। अगेन इसमें भी आपने लॉट साइज को देख के ही ट्रेडिंग करनी है। मैक्सिमम वो लॉट साइज लीजिएगा जो आपका 2x या 3x आपके अकाउंट के हिसाब से बनता हो। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फ़ौरन से अकाउंट को वॉश भी कर बैठेंगे। जी अमार। परफेक्ट हो गया। चलें, ये तो सारे मैटर्स हो गए, ग्लोबल मार्केट हो गए, तो आप क्रिप्टो पे आते हैं और सलमान को इनवाइट करते हैं फिर। जी बिल्कुल, सलमान को बुलाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम सलमान, क्या हाल चाल आपका? ठीक है? और थोड़ा सा अब क्रिप्टो के बारे में भी आप ओवरव्यू दे दो। जी, अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ भाई, उमर भाई। क्रिप्टो में हम जैसे स्टार्ट करते होते हैं हमारे वीकली ओवरव्यू के साथ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से अनलॉक्स आ रहे हैं और फिर हम उस लिहाज से अपनी प्लानिंग करते हैं, ताकि अगर हमारे पास हमने कोई पोज़ीशंस को बिल्ड अप करना है या फिर हमने डीसीए करना है या फिर ऑफलोडिंग भी करनी है, तो वो भी उस सिनेरियोज़ में हम प्रॉपर्ली उसको मैनेज कर सकें। तो पूरा वीकली व्यू देखें हम संडे 11th ऑफ जनवरी से लेकर सैटरडे 17th जनवरी तक, तो हमारे पास मेजर जो अनलॉक्स आ रहे हैं वो हमारे पास संडे को आ रहे हैं 11th ऑफ जनवरी को, और ये हमारे पास पंप के आ रहे हैं और एप्टॉस के आ रहे हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में पंप है या एप्टॉस है, तो आपको थोड़ा सा सेल प्रेशर उसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि $21 मिलियन और $20 मिलियन के यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। इसके अलावा 14th ऑफ जनवरी को हमारे पास दो और मेजर अनलॉक्स आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास कॉनेक्स है और आर्बिट्रम है। नियरली 22 मिलियन और $19 मिलियन के ये अनलॉक्स हैं। तो यहाँ पे भी आपको इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है अगर आपने न्यू पोजीशंस को बिल्ड अप करना है। इन डेज़ के ऊपर आप जब जाएँगे तो आपको वहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ी-सी नज़र आएगी इनके अंदर, तो आप अपनी ट्रेडिंग करना चाहें तो आप वो भी उसके अंदर कर सकते हैं। 17th ऑफ जनवरी को, जो कि सैटरडे बनता है, नेक्स्ट सैटरडे, उसके अंदर हमारे पास बहुत बड़ा एक चंक ओंडो फाइनेंस, जो हमारे पास बहुत अच्छा रियल वर्ल्ड एसेट्स का एक प्रोजेक्ट है। हम इसमें इन्वेस्टमेंट भी करते रहे हैं और इसमें ट्रेडिंग भी करते रहे हैं। ओंडो फाइनेंस, उसमें हमारे पास बहुत बड़ा एक चंक आ रहा है, $783 मिलियन वर्थ के अनलॉक्स आ रहे हैं। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो ट्रम्प टोकन है, जो ट्रम्प का कॉइन है, जो मीम कॉइन है उनका, उसके अंदर भी हमारे पास 17th ऑफ जनवरी को $275 मिलियन के अनलॉक्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको सेल प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ओंडो के अंदर अगर हम देखते हैं तो नियरली $781-783 मिलियन, ये फ्लक्चुएट प्राइस थोड़ी सी करती रहती है, लेकिन हमने सप्लाई को देखना होगा तो 1.9 बिलियन की जो सप्लाई है, जो कि 19% बनती है, वो मार्केट के अंदर आएगी, सर्कुलेटिंग सप्लाई के लिए आएगी। अब अनलॉक्स में यूजुअली ये होता है कि अगर मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा डाउन हो तो एक सेलिंग प्रेशर आता है, लेकिन अगर मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा बेहतर होता है तो फिर यही सेलिंग प्रेशर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ये सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है। तो अगर मार्केट का सेंटिमेंट बेहतर है तो यही जो सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट के अंदर आती है, तो लोग इन कॉइन्स को भी बाय कर लेते हैं। तो ये भी थोड़ा सा देखना होगा। तो ये अपडेट्स मार्क कर लें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टेड हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ईटीएफ है। ये बिटकॉइन का वो वाला ईटीएफ नहीं है। ये ऐसे है कि ये बंडल है। अगर आप में से कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि जैसे हमारे पास केएसई 100 इंडेक्स है, नैस्डैक 100 इंडेक्स है, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास भी एक सॉर्ट ऑफ इंडेक्स ईटीएफ है, जिसके अंदर टॉप के जो 20 प्रोजेक्ट्स हैं उनको मिलाकर ये एक इंडेक्स बनाया गया है। इसको CMC 20 कहते हैं, कॉइन मार्केट कैप 20 का इंडेक्स। ये आपको MEXC एक्सचेंज उसके ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है वहाँ पे मिल जाएगा। बाय इकोनॉमी एक्सचेंज के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा-सा इसमें देखते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसको ये लेकर चल रहे हैं और उसकी बैलेंसिंग को ये कैसे फैक्टर इन करते हैं। तो 20 इसके अंदर टोटल हमारे पास कॉइन्स या प्रोजेक्ट्स होते हैं, और इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू अगर हम देखें कि कब लॉन्च हुआ और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, तो उसमें लॉन्च डेट जो थी इसकी 1 सितंबर थी हमारे पास 2025 की। और उससे इसके अलावा हमारे पास जो इसका कैलकुलेशन की फ्रीक्वेंसी एवरी 5 सेकंड्स की है, और जो रीबैलेंसिंग इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा दे देते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो 20 में से उसको निकाल दिया जाता है, और इसकी डिसीजन मेकिंग कब होती है, ये मंथली ये जो टाइम लिखा हुआ है 12 AM UTC, एवरी फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने की जो फर्स्ट होती है, पहली तारीख होती है, उसके अंदर बैलेंसिंग की जाती है इस पूरे पोर्टफोलियो की, जो भी 20 प्रोजेक्ट्स इसके अंदर हैं।
टिकर है इसका CMC20। अगर हम इसका हाई देखें तो वो अक्टूबर 7 को लगा था $275 का, और लो जो लगा वो 145 का है। तो अभी करंटली ये 191 पे घूम रहा है, तो इसका मतलब मिडल ऑफ द रेंज है। तो अगर कोई भी आप में से ऐसा है कि जो कि एक्सपोज़र लेना चाहता है एक बंडल का, तो वो इसमें ले सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इसमें वेट किसका ज़्यादा है, तो BTC का सबसे ज़्यादा इसके अंदर वेट है, और वेटेज नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको ये जो ऑरेंज है ये BTC है, बाकी इसके अंदर ऑल्ट्स हैं, जो ताकि क्योंकि एक पूरा डिवाइड किया हुआ है। BTC का अगर हम देखें इसके अंदर वेट कितना, तो 67.99, नियरली 68% की वेटेज है। इथेरियम की 14% है, XRP की 4% है। इसी तरह टॉप के ये 20 प्रोजेक्ट्स हैं उसकी वेटेज को मिलाकर इसको लिया गया है, तो एक तरह से सेफ ऑप्शन बचता है। अगर आप क्रिप्टो में हाई रिस्क पे नहीं जाना चाह रहे हैं, आप थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव अप्रोच को लेकर चलना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, और आने वाली जो हमारे शोज़ होंगे उसके अंदर इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर की जाएँगी हमारी उन ऑडियंस के लिए जो कि कंज़र्वेटिवली इस मार्केट के अंदर प्ले करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है नैरेटिव ट्रैकर। नैरेटिव ट्रैकर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास लास्ट 7 डेज़ में कौन-कौन से सेक्टर्स जो हैं जिन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, और इसी के बेसिस पर हम आज की ट्रेड कॉल्स निकालने की इसके अंदर से कोशिश करेंगे। तो बिटकॉइन का जो इकोसिस्टम है वो उसने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, 16.4% का। डीपिन डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें 15%, एआई है, फिर प्राइवेसी है तो 13% और 8.4%। बहुत अच्छे ये सेक्टर चल रहे हैं। अगेन अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो जो अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि 2-3 वीक सेक्टर्स जो होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं। इस तरह की आजकल की जो मार्केट सिचुएशन चल रही है, तो अगर एक वीक एक सेक्टर अच्छा चल रहा है, तो नेक्स्ट वीक और उससे नेक्स्ट वीक भी आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इन सेक्टर्स के अंदर जो मैंने टॉप के प्रोजेक्ट्स निकाले हैं आपके लिए, आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारे पास स्टैक्स आता है STX, आप इसको जाके देख सकते हैं। ये बिटकॉइन के इकोसिस्टम में, तो अभी करंटली इसकी परफॉर्मेंस 25% की चल रही है। आप उसमें पोजीशंस को बिल्डअप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। डीपिन में IOTX है, रेंडर है, मोनेरो है, और ये डिफरेंट आप देख सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी आ रहे हैं, हमारे पास डाटा सर्विसेज में भी आ रहे हैं। इसी की बेसिस पर अगर हम अपने मोमेंटम ट्रैकर में देखते हैं, तो हमारे पास 2 प्रोजेक्ट आज निकल के आते हैं फंडामेंटली, जिसमें हम पोजीशंस बिल्डअप करेंगे आज। हमारे पास एक आता है पॉलीगॉन, जो कि प्रीवियसली जिसको मैटिक कहा जाता था, और ये इसलिए है कि लास्ट 7 डेज़ में नंबर 1 नेटवर्क रहा है अपनी रेवेन्यू जनरेशन के अंदर, और करंटली इनकी जो टोटल वैल्यू लॉक हुई हुई है, वो $1 बिलियन की हुई है। और इसके अलावा जो 24 और मतलब पूरा वीक इनके लिए बहुत अच्छा रहा है परफॉर्मेंस वाइज़, इनकी जो नेटवर्क की एक्टिविटी थी उसके अंदर। दूसरा हमारे पास जो मोमेंटम ट्रैकर के अंदर आ रहा है, वो हमारे पास आता है रेंडर, और रेंडर जो है हमारे पास एआई की नीश का प्रोजेक्ट है हमारे पास, जो कि अपने जीपीयूज़ को रेंट आउट करते हैं, और इस सेक्टर के अंदर भी इनकी जो परफॉर्मेंस है वो रेवेन्यू जनरेशन में और पैसिव इनकम स्ट्रीम्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप एक्सपोज़र लेना चाह रहे हैं, तो आप इनके सीपीयूज़ को भी हायर कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसे सिस्टम्स हैं, आपके पास ग्राफिक कार्ड्स हैं, तो आप इनको रेंट आउट भी कर सकते हैं, तो आपको रेंटल यील्ड भी उसके अंदर मिल जाती है। तो इसी की बेसिस पर हमारे पास आज 2 ट्रेड आइडियाज़ हैं, एक पोल यूएसडीटी का और एक रेंडर यूएसडीटी का। रेंडर का इसके अलावा इन्होंने पॉजिटिव अपनी जो ईयरली रिपोर्ट दी थी वो काफ़ी पॉजिटिव आई है, जो 2025 की थी, और आगे इन्होंने अपनी एम्बिशंस जो 2026 के लिए अपना रोड मैप दिया है, वो भी काफ़ी एम्बिशियस है। तो ये दोनों कॉइन्स आपको बाइनेंस और बायबिट पे मिल जाएँगे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और अगेन पोल जो है इसके अंदर हमने लार्जेस्ट बर्निंग भी देखी है इस वीक के अंदर, जो कि अभी तक इस पोल के इकोसिस्टम में नहीं हुई। जब भी किसी कॉइन की प्रोजेक्ट की बर्निंग की जाती है, इसका मतलब है उसको सर्कुलेटिंग सप्लाई से निकाला जाता है, उसकी सप्लाई को कम कर दिया जाता है। तो जब सप्लाई श्रिंक होती है, तो उसका इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक प्राइस के अंदर पॉजिटिव फॉर्म के अंदर आता है। तो नेक्स्ट चलते हैं फराज भाई की तरफ, और उनसे हेल्प लेते हैं कि टेक्निकली हम अपनी पोजीशंस को किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। जी फराज भाई। जी सलमान, जो आपने पॉल के बारे में बताया, ये बहुत अच्छे तरीके से रैली करता हुआ आ रहा है, और राइट नाउ थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है। मेरे ख्याल में जो रिट्रेसमेंट 0.382 की बन रही है 0.14 के अराउंड, और 0.1378 जो है वो 0.5 की रिट्रेसमेंट है। सो इन 2 लेवल्स के ऊपर अटैम्प्ट करना चाहिए, और फिर इसका SL जो है वो 0.1300 का हो जाएगा, और फिर आए करें दोबारा से कि ये अपने इन टारगेट्स को जाके, या जो अभी इसने हाइज डिफाइन किए हैं उनको जाके टेस्ट करें, यानी कि 0.1488 इसके जो हैं वो टारगेट्स बन सकते हैं। सो ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में है, रिट्रेस हो रहा है, रिट्रेसमेंट के बाद एक दोबारा जो बाउंस है उसमें ये अच्छा बाउंस फिर उसमें नज़र आ सकता है। इसके बाद जो आपने बताया वो रेंडर USDT था, और यहाँ पे ये तो बहुत अच्छे आपके
ट्रेंड में जाने के बाद रिट्रेस हो चुका है 0.382 पे। ये देखिएगा फिबोनाची की रिट्रेसमेंट की इम्पोर्टेंस, एग्जैक्टली उसी जोन में आया और वहाँ से बहुत अच्छा सॉलिड बाउंस नज़र आया। इसके ऊपर राइट नाउ ये थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो रहा है। आज मेरे ख्याल में NFP है, उसकी वजह से मार्केट जितनी है वो सारी साइडवेज हुई हुई है। सो जैसे ही NFP आ जाएगा उसके बाद फिर मुझे उम्मीद है कि ये फर्दर ऊपर जाएगा और ये अपने टारगेट्स को 2.44 और 2.55 को जाके इजीली टेस्ट कर सकता है। सो ओवरऑल अच्छा सेटअप बना हुआ है इसका, बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी एंड देन आई फॉर दीज टारगेट्स जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा हम BTC को भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके चार्ट्स पे चले जाते हैं। सो BTC के ऊपर राइट नाउ ये हमारे पास एक ऐसा एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है जो हमें यहाँ पहले देखने को मिला था इस जगह पे, तो ये उसी तरह के एक्यूमुलेशन जोन है। अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि 95,000 से ऊपर की ये क्लोजिंग दिखा दे आने वाले हफ्तों में। अगर ये 95 से ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर इसके 107 और 118 के टारगेट्स बहुत आसान से बनते हैं। रिमेंबर एक वन थिंग कि हम ऑलरेडी इसको बाय कर चुके हैं 87 और फिर 84 के सपोर्ट लेवल्स के ऊपर, और अभी तक हम इसमें पोजीशंस को अपने लॉन्ग रख के बैठे हुए हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे ये जो हमारे सजेस्टेड लेवल्स हैं उनको जाके इजीली टेस्ट कर देगा और हो सकता है ये अपने ऑल टाइम हाइस को भी जाके ब्रेक कर दे। इसी तरीके से इथेरियम के भी हमने देखा था कि बाउंस उसमें नज़र आ रहा है और 1 आवर के ऊपर इस टाइम इसने बुलिश डाइवर्जेंस बनाने के बाद एक बाउंस दिखाया। सो अगेन इसके लिए रिवर्सल के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 3150 से ऊपर की आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके क्लोजिंग दिखाए और फिर ये इजीली जाके 3255 और उसके बाद 3296 के टारगेट्स को जाके टेस्ट कर सकता है। मेरे ख्याल में भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, NFP आ जाए उसके बाद फिर देखा ये जाएगा कि US डॉलर किस तरफ को बैठता है, उसी हिसाब से फिर मार्केट जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आएंगी आप लोगों को। मेरे ख्याल में रिस्क ऑन एसेट्स को बढ़ना चाहिए। GMR मेरे ख्याल में रैप अप करते हैं और हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, कवर कर लिया है जी। परफेक्ट हो गया। चलिए अब सारी मार्केट्स हमने अपने एंड पे कवर कर ली। अगेन जो रजिस्ट्रेशंस के लिए सलमान का तो कोर्स अब बंद हो चुका है। अगर कोई सीट्स वगैरह ओपन होंगी तो फिर वो देख लेंगे। लेकिन उसके अलावा जो है फॉरेक्स फंडामेंटल्स का आप लोगों ने देख लिया कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट अभी चल रहा है, सो यू कैन रजिस्टर फॉर दैट कोर्स। और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ, सलमान की तरफ से और सरमाया की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।